नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की। पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या है। मेरे साथ होंगे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का सिलसिला। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी कमलनाथ सरकार की राह पर चलती नजर आ रही है। जिस तरह कमलनाथ ने राजेंद्र कुमार को प्रभारी डीजीपी बनाया था, उसी तरह शिवराज सरकार भी प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी सौंपने की तैयारी कर रही है। ये कार्यवाहक डीजीपी लोकायुक्त डीजी राजीव टंडन हो सकते हैं। टंडन की गिनती सीएम के पसंदीदा अफसरों में होती है। इस कारण वह उन्हें प्रभारी बनाकर उपकृत करना चाहते हैं। यही वजह है कि अब तक राज्य सरकार ने डीजीपी के लिए 3 नामों का पैनल ही केंद्र सरकार को नहीं भेजा है। दूसरा, पीएचक्यू की एक लॉबी नहीं चाहती है कि सुधीर सक्सेना की ताजपोशी हो। इसके पीछे कई आईपीएस अफसरों का अगली बार डीजीपी की रेस से बाहर होना भी माना जा रहा है। इस कारण ये लॉबी चाहती है कि कम अवधि के लिए प्रदेश को डीजीपी मिले, ताकि उनका भी डीजीपी बनने का सपना पूरा हो सके। अब देखना यह होगा कि किसके मंसूबे पूरे होते हैं और किन की उम्मीदों पर पानी फिरता है। इसी खबर को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे मनोज से। मनोज जी, डीजीपी को लेकर हमने पहले भी चर्चा की थी। अब तक यूपीएससी पैनल नहीं भेजा गया है और ये माना जा रहा है, लगभग तय है कि अब आपको कार्यवाहक डीजीपी ही मिलेंगे और उनमें टंडन का नाम सबसे आगे चल रहा है। कई वजह बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जो लोग दावेदार हैं, चाहे पवन जैन की बात करें, जैन लॉबी लगी हुई है, उनके पुराने चिट्ठे निकाले जा रहे हैं। विवेक जौहरी भी नाराज चल रहे हैं गुटबाजी को लेकर। ऐसा इसलिए आया सामने क्योंकि पिछले दिनों उनको एक कार्यक्रम में जाना था, बाकायदा कार्ड छप गए थे। एक अधिकारी ने सोशल मीडिया पर, मयंक जैन ने, उस कार्ड को भी डाल दिया था, लेकिन डीजीपी ने इनकार कर दिया कि वो नहीं जाएंगे। तब आनंद फानन में उत्तर प्रदेश जाने वाले थे गृह मंत्री, उनको बुलाया एडीजी अनुराधा शंकर सिंह ने और परेड कराई डीएसपी की और एसपी की, डीएसपी और माफ कीजिएगा सब इंस्पेक्टर की। तो इस तरह से गुटबाजी भी निकल के आ रही है कि नाराजगी चल रही है, एक दूसरे को टांग खींचने की जो रणनीति चल रही है पीएचक्यू में, उसमें कहीं अटक गया है ये मामला। सुधीर सक्सेना के आने से कई ऐसे अधिकारी हैं कि यदि वो आ जाते हैं तो 3 साल तक डीजीपी रहेंगे, इससे उनका नंबर लग ही नहीं पाएगा। आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, जो आप कह रहे हैं गुटबाजी को लेकर, ये पहला मौका नहीं है। पिछली बार भी जब राजेंद्र कुमार को जिन परिस्थितियों में प्रभारी डीजीपी बनाया गया था, वो किसी से छिपा रही है। क्योंकि हमने देखा था हाई प्रोफाइल जो मामला था इंदौर का हनी ट्रैप वाला, उसकी जांच उनको सौंपी गई थी। इसके बाद से ऐसी परिस्थितियां बनी और शायद कमलनाथ सरकार को ये लगा था कि प्रभारी डीजीपी के सहारे ही वो उस जांच को भी निपटा लेंगे और जो भी उनने मन लेकिन में मनोज जी, सोचा अभी हुआ तो वैसी वो सब परिस्थितियां हैं नहीं कि प्रभारी डीजीपी क्यों बनाया जाए। लेकिन निश्चित तौर पर जो आप कह रहे थे ब्रजेश जी, एक तो गुटबाजी, दूसरी एक बात है कि हम देख रहे हैं कि जो आपने शुरू में जिक्र किया कि एक लॉबी नहीं चाहती है, लेकिन हम चाह रहे हैं, देख रहे हैं कि आईएएस की लॉबी हम मानते हैं आमतौर पर ज्यादा भारी पड़ती है। लेकिन उस आईएएस की लॉबी को दरकिनार करते हुए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा के अनुरूप कमिश्नर सिस्टम लागू किया। इसके बाद से वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे लगातार कि आईएएस आईपीएस लॉबी की नहीं, वो प्रदेश हित में या जो वो चाहते हैं वो होगा। लेकिन डीजीपी और के मामले रास्ता कमलनाथ में सरकार बता गई कि आप प्रभारी डीजीपी से भी काम चला सकते हैं। तो आप एक तरह से अपने चहेतों को उपकृत भी कर सकते हैं और बाद में यदि सुधीर सक्सेना आते हैं तो उनको डीजीपी बनाया जा सकता है। तो दोनों काम हो सकते हैं। देखिए, दूसरा रास्ता भी एक और उन्होंने सुझाया था। हमने देखी एसआर मोहंती, जिनके बारे में कहा जा रहा था कई सारे संगीन आरोप थे उन पर, और शिवराज सरकार अगर होती है, रिपीट हो जाती चौथी बार लगातार, तो शायद वो ऐसे ही रिटायर हो जाते। लेकिन कमलनाथ सरकार ने उनको बनाया, सीएस बनाया, और उसके बाद जब सरकार जाने वाली थी तो हमने देखा कि एम गोपाल रेड्डी को भी कुछ समय के लिए सही, लेकिन उन्होंने सीएस का तमगा दे ही दिया कि रिटायरमेंट के बाद वो खुद को रिटायर्ड मुख्य सचिव लिख सकते हैं। इस मामले में भी आप देखिए, जो आपने जिक्र किया राजीव टंडन का, अगर उनको कुछ महीने के लिए डीजीपी बना दिया जाता है, तब भी पवन जैन या बाकी बहुत सारे लोगों की संभावना खुली रहेगी कि शायद उनके साथ ऐसा हो। लेकिन सुधीर सक्सेना को जिन परिस्थितियों वापस बुलाया गया केंद्रीय प्रतिनिधियों से, तो यही माना जा रहा था कि सरकार ने उनके नाम पे एक तरह से मोहर लगा दी है। लेकिन ना तो उनके ओएसडी के आर्डर हुए हैं, ना ही कोई लेकिन अब पैनल पीएचक्यू में एक और अलग तरह की चर्चा है। ये भी चर्चा है या कहा जा रहा है या उड़ाया जा रहा है कि पीएम नाराज हैं सुधीर सक्सेना से, इस कारण उनकी ताजपोशी नहीं हो पा रही है।
देखिए, ऐसा बिल्कुल हमने गोपाल रेड्डी के मामले में देखा था। आपको दर्शकों को बता दें कि उन्होंने जब तेलंगाना के सीएम से एक चिट्ठी उन्होंने सीधे पीएमओ को भिजवा दी थी कि इनको रिलीव कर दिया जाए, और वो अपने यहाँ उनको चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते थे। इसके बाद पीएमओ इतना नाराज हुआ था कि आनन-फानन में उनको मध्य प्रदेश के मूल कैडर में भेज दिया गया था। तो शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि किन्हीं कारणों से सुधीर सक्सेना से अगर मोदी नाराज हैं, तो बाकी के जो अफसर हैं, पवन जैन की हम बात कर रहे हैं, राजीव टंडन है, या किन्हीं एक 3 अफसरों का पैनल बनाकर भेज सकते हैं। क्योंकि हमने देखा ये पहला मौका नहीं है कि आप लेकिन एक यदि सुधीर एक तो सक्सेना के जब बारे में ये कहा जा रहा है कि पीएमओ नाराज हैं, तो पवन जैन के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो अमित शाह से करीबी हैं और एक जैन लॉबी भी लगी हुई है। यही कारण उनके पुराने मामलों में या गॉसिप उनके बारे में चलने लगे हैं आजकल। देखिए, आप देखिए ब्रजेश जी, एक परंपरा हुई हमने लंबे समय से देखी है कि जब चीफ सेक्रेटरी के लिए बातें आती है तो जितने दावेदार होते हैं, और आप देखें राधेश्याम जुलानिया एक समय कितने पावरफुल नौकरशाह थे, लेकिन जिन परिस्थितियों में उनकी विदाई हुई, मनोज श्रीवास्तव जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी बन सकते हैं, लेकिन वो इकलौते कुछ अफसरों में शुमार है जिनका सरकार से अच्छी ट्यूनिंग संघ परिवार में दखल के बाद भी रिटायरमेंट के बाद उनका पुनर्वास नहीं किया गया, यानी उनको किसी ऐसे पद पे नहीं बिठाया गया। तो ऐसे कई सारे हम डीजी के मामले में देख लीजिए कि जिन परिस्थितियों में विवेक जोहरी को लाया गया, तो पहले उनके बारे में कह दिया गया था कि वो डीजीपी बनना ही नहीं चाहते हैं। बाद में लेकिन जब सिलेक्शन पैनल के लिए बात आई तो ये कहा गया कि उन्होंने तो लिखित में कुछ भेजा ही नहीं है। फिर अचानक से ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन्होंने हामी भर दी और सरकार ने उनको डीजीपी बना दिया। तो अगर कोई ना कोई अफसर हम देख रहे हैं कि एक ही बेंच के जब कई सारे दावेदार होते हैं, तो कई सारे अफसर हमने ऐसे भी देखे हैं कि वो रिटायर जब वो सीएस बनने के कुछ साल पहले तक उनके अच्छे संबंध होते हैं, एक साथ उठना बैठना खाना पीना होता है, लेकिन जैसे उनमें से किसी एक को लगता है कि हमें से ये एक परिवार जो है किसी मुख्यमंत्री का खास हो गया है या सरकार का खास हो गया है, तो बाकियों के उनके झगड़े अपने आप में शुरू हो जाते हैं। तो इस मामले में हम देख सकते हैं कि अगर हम पवन जैन को इसमें से हटा दिया जाए, सुधीर सक्सेना को हटा दिया जाए और कुछ जो दावेदार हैं, जो रिटायरमेंट हो जाएगा, जिनको 1-2 महीने में रिटायरमेंट हो जाएगा, तो फिर सरकार को ऐसा चेहरा सामने लाना होगा, जैसा आपने कहा राजीव टंडन, या कोई ऐसा चेहरा जिसके लिए आपको 4-5-6 ले, जो आईएएस वरिष्ठ आईपीएस उनको आपको सुपरसीड करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है, फिर आपको उनको पीएचक्यू से बाहर कहाँ भेजेंगे? लेकिन मनोज जी, यदि यही एक पैमाना है कि सबको रिटायरमेंट के बाद डीजीपी लिख सकें वो, तो इसके लिए तो फिर आप अरुणा मोहन राव को क्यों भूल जाते हैं? वो भी तो रिटायर होने वाला, कोई एक महिला भी तो लिख सके, महिला डीजीपी रही हैं मध्य प्रदेश की पहली। तो ये भी करना चाहिए सरकार को, यदि यही पैमाना है सरकार का तो। जी, अगर यही पैमाना है तो फिर आईएफएसओ में आप देखेंगे कि आप उनमें क्यों नहीं हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि चीफ सेक्रेटरी लेवल के अफसरों में क्यों नहीं हो सकता है, कि आपको क्यों किसी को राजस्व मंडल में भेजना पड़ता है, क्यों आप किसी को माध्यमिक शिक्षक मंडल में भेजना चाहते हैं वल्लभ भवन से बाहर। तो जाहिर सी बात, तो फिर अगर हम देखते हैं कि अगर हम ये पैमाना अगर मंत्रिमंडल में लागू कर दिया जाए कि क्यों सारे मंत्री रहें, क्योंकि जो मुख्यमंत्री का पद होता है वो एक तरह से कैबिनेट मंत्री का ही पद होता है वो, बिल्कुल। लेकिन वो उनके बॉस होते हैं। तो फिर ऐसा किसी को 4-4 6-6 महीने के लिए आप प्रभारी मुख्यमंत्री बना दें, या तो कहीं फिर आप सीधे विदेश जा सीधे रहे हैं तो निर्णय लेना प्रभारी चाहिए ना, मेरिट के आधार पर जो उस पद का दावेदार है उसको वो पद दे देना चाहिए। लेकिन वैसा होता नहीं है ना। आप किसी को कार्यवाहक बनाने की कोशिश करते हो, आप प्रभारी बनाने की कोशिश करते हो, या आपने चहेते को ऊपर लाना चाहते हो। निश्चित तौर पे जो आपने कहा ब्रजेश जी, होना यही चाहिए मेरिट के आधार पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, उसके अपने एक नियम है, इसके साथ ही राज्य सरकार का अपना नियम। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 1.25 साल बाद मध्य प्रदेश को चुनाव में जाना है, तो आपको ऐसा डीजीपी देना चाहिए जिसके पास कम से कम 2-2.5 साल का कार्यकाल हो, बिल्कुल। जो कि मध्य प्रदेश और को इस तरह समझ की सके। परंपरा भी नहीं होना चाहिए ना, जो विवेक जोहरी के साथ हुई कि आपने उनका कार्यकाल बढ़ा दिया। जो डीजीपी बन सकते थे, जो आज दौड़ में हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि उनका 1 साल बचा है, 6 महीने बचे हैं, यदि उनका कार्यकाल 2 साल नहीं बढ़ाया जाता तो उनको भी मौका मिल सकता था। निश्चित तौर पर जो हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में, जो कि जो पंजाब के एक्स डीजीपी है प्रकाश, उनके कारण ये निर्णय हुआ था कि कम से कम 2 साल इस पद पर पोस्टिंग कम से कम की जाना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो आपने भी जिक्र किया, लेकिन जब आप याद करिए विवेक जोहरी जिन परिस्थितियों में डीजीपी बनाए गए थे, क्योंकि हनी ट्रैप को लेकर हमने देखा बार बार एसआईटी बनाई जा रही थी, बार बार बदला जा रहा था, खबरें उड़ रही थी कि कई सारे आईपीएस अफसरों के नाम उसमें शामिल है। फिर जिस प्रकार से इंदौर के जो पत्रकार जीतू सोनी ने खुलासे करना शुरू किए, जिस प्रकार से उन पर कार्रवाई की गई, तो ऊपर के टॉप लेवल के अधिकारियों तक इसकी जांच की सुई जा सकती थी। तो ऐसे बिल्कुल। में सरकार के पास रास्ता यही था कि प्रभारी डीजीपी बनाया जाए, लेकिन बिल्ली के भाग्य से छीका टूटना भी कह सकते हैं, या कमलनाथ सरकार का दुर्भाग्य था कि 15 महीने में उनकी सरकार गिर गई और मजबूरी में उनको नया। आप देखिए ऋषि शुक्ला के बारे में आप देख लीजिए कि जिन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश से उनको हटाया गया कि उनको आप मध्य प्रदेश का डीजीपी लायक नहीं समझ रहे थे,
उनको देश तो की फिर तो सबसे आप बड़ी ऐसे भी जांच कह सकते हो ना मनोज जी बनाया कि गया। कर्म आगे आड़े आ जाते हैं आपके। यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो, यदि ऋषि शुक्ला की हम बात करें तो देखिए सीबीआई में चले गए वो, जिस तरह के अधिकारी थे। लेकिन यदि किसी के वो हों तो आप देखिए दौड़ से बाहर हो गए, पुरुषोत्तम शर्मा हो गए, शैलेश सिंह हो गए, तो ये दौड़ से भी बाहर हो गए। इनके काम ही ऐसे हैं शायद कि ये दौड़ में भी नहीं आ पा रहे हैं, इनका नाम भी नहीं कोई लेना चाहता कि ये भी दौड़ में शामिल है। निश्चित तौर पर आप ये उदाहरण क्यों, हमने अतीत में कई उदाहरण देखे हैं कि कई सारे अधिकारियों को हमने देखा है कि जिन्होंने एसपी के बाद जिनको पद से हटाया गया फील्ड से, तो वो रिटायर में हो गए लेकिन उनको फील्ड पोस्टिंग नहीं मिली। कई सारे आईपीएस हमने देखे आईजी रैंक तक वो पहुंचे, फील्ड में पोस्टिंग रही लेकिन उसके बाद वो कहाँ है किसी को नहीं पता। पीएचक्यू में गुमनामी की नौकरी उन्होंने की और वहीं से वो रिटायर हो गए। ऐसे कई सारे नाम है। तो दोनों चीजें, एक आपको सरकार की पसंद होना भी जरूरी है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप जो विवादास्पद हो जाते हैं, जो आप दोनों ने नाम लिए कि एक के ऊपर बिल्कुल पत्नी से मारपीट के आरोप लगे, दूसरे के ऊपर सीधे सीधे ठप्पा था कि वो एक्स चीफ मिनिस्टर के कितने खास है और उनके जिले के एसपी रहे बस वो। उसके चलिए बाद कभी उनके साथ उन्होंने तो काम नहीं किया, लेकिन क्योंकि बिल्कुल। लगातार उनके साथ जो संपर्क संबंध थे, उसका खामियाजा शायद उनको भुगतना पड़ा। तो उम्मीद करेंगे कि सरकार मेरिट के आधार पर निर्णय लेगी और ये ऐसा निर्णय लेगी कि जिससे किसी पर भी पक्षपात का आरोप न लगे, और सरकार की जो छवि अभी तक बनी है कि निष्पक्ष और ऐसे ईमानदार अधिकारियों का चयन करती है, शायद इस मामले में भी वह इसी पर विचार कर रही होगी और आगे जो निर्णय होगा वो शायद इसी आधार पर होगा। बहरहाल अब अगली खबर का रुख करते हैं मनोज जी। एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। ये वन विभाग के दो डीएफओ पर सटीक बैठ रही है। दोनों लगभग 300 करोड़ का घोटाला करने के बाद भी ठप्पे से महकमे में नौकरी कर रहे हैं और पीसीसीएफ एबी गुप्ता जांच के आदेश देने के बाद भी मजबूर हैं। उनके फरमान को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। वजह, दोनों डीएफओ प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों के करीबी हैं। इस कारण विभाग के आला अफसर उनकी विभागीय जांच तक नहीं कर पा रहे हैं। मामला सागर साउथ वन मंडल और नौरादेही अभ्यारण्य में कराए गए कैंपा फंड के पौधारोपण घोटाले से जुड़ा है। दरअसल वर्ष 2018-19 में पौधरोपण के लिए गड्ढे खुदवाने थे। शर्त थी कि यह काम मजदूरों से ही कराया जाए, लेकिन दोनों डीएफओ ने जेसीबी से गड्ढे खुदवा दिए। ऑडिट के दौरान यह गलती पकड़ी गई तो वर्ष 2021 में सीसीएफ ने दोनों डीएफओ को चार्जशीट थमा दी। विभागीय जांच के लिए सीसीएफ रीवा को पत्र लिखा, लेकिन आज तक जांच शुरू नहीं हो सकी। वजह 2 मंत्रियों को बताया जा रहा है। इसी खबर पर प्रकाश डालेंगे मनोज जी के साथ। मनोज जी, वन विभाग में लगातार घोटालों की बात हो रही है, हम पहले भी इन पर चर्चा कर चुके हैं और हाल ही में मतलब कल बैठक हुई थी, विभागीय मंत्री विजय शाह ने फटकार लगाई है। कैग रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि लगातार अनियमितताएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हो रही। इससे पहले भी हुई थी एक बैठक, उसमें तब भी ये बात आई थी कि क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, निचले स्तर पर जो गड़बड़ियां हो रही हैं उन पर। इस बार उन्होंने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि लोकायुक्त तक में मामले दिए जाएं यदि जो इस तरह के गंभीर मामले। लगातार हम इन खबरों पर चर्चा कर रहे हैं फॉरेस्ट विभाग की, कैग के मामले में हो, रिपोर्ट हो, या हम कैंपा फंड की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत मजबूत हो गई जंगल महकमे में और जंगल राज चल रहा है। कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, जंगल राज की हम लगभग हमारे इस कार्यक्रम में लगभग हर ऐसा शायद कोई सप्ताह बीतता हो कि जिसका जिक्र नहीं किया जाता हमने। और खास तौर से जो जैसे सीएसआर फंड होता है, उसी तरह से कैंपा फंड एक दुधारू गाय हो गया वन विभाग के लिए कि इसमें बिल्कुल बड़े पैमाने पर राशि मिलती है। अभी देखिए कुछ दिन पहले भोपाल से मामला देख लिया कि जो टाइगर टेरिटरी वाला जो जंगल का इलाका है, वहां पर जेसीबी से 100-150 पेड़ उखाड़ दिए गए, काट दिए गए और कहा गया कि नया नया यहाँ वृक्षारोपण होना है, एक किसी दूसरे विभाग को करना। तो आप अंदाज लगाइए कि अगर आप 25 साल पुराना पेड़ वहां से उखाड़ देना है और आप बिल्कुल। एक पौधा वहां लगाने की बात कर रहे हैं 1 फुट का, जिसको पेड़ बनने में 25 साल लग जाएंगे। तो ये जंगल राज हमने ऐसा कई बार देखा। और जो जिक्र आप कर रहे हैं कि मंत्रियों की बात करें या जेसीबी की, कि मनरेगा से लेके कैंपा फंड तक की बात कर लीजिए या रेत की देख लीजिए कि जब नियम शर्तें बनते हैं तब कहा ही जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है। और खासतौर से जंगल के बारे में कि जेसीबी अगर अंदर तक जाती है तो नुकसान पहुंचता है, तो जो ग्रामीण लोग हैं आसपास के उनको एक मजदूरी मिलती है, गड्ढे खोदते हैं। और जेसीबी में हमने देखा कि काफी बड़े गहरे गड्ढे खोद दिए जाते हैं जिसके बाद उनको ढंग से भरा नहीं जाता है। मुझे लेकिन अच्छे जब से याद, जब सीधे बैंक खातों में रिश्वत की राशि ले ली जाती हो और इसके बाद भी कोई कार्रवाई ना हो और फॉरेस्ट के अधिकारी 6-6 महीने साल भर आईएफएस गायब हों और उनकी बारे में पता ना लगाया जाए, जब मीडिया में आए तब आप कमेटी बनाएं, तो इस तरह से तो भ्रष्टाचार होता ही रहेगा। मतलब हमाम में सब नंगे हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, क्योंकि यदि कार्रवाई नहीं हो रही तो निश्चित तौर पर ऊपर वाले भी कहीं ना कहीं लिप्त होंगे उसमें।
निश्चित तौर पर, क्योंकि जब आप देखिए कि जो हमने कई बार कहा है कि जो भ्रष्टाचार की जो गंगा है वो गंगोत्री से ही निकलती है, और सफाई वहीं से करना पड़ेगी। क्योंकि हम देखते हैं कि कई कोई मंत्रियों के कुछ खास हो जाते हैं, और जिन आईएफएस का आपने जिक्र किया कलीदुरई, 17 महीने तक वो लापता रहे। अचानक से खबरें छपती हैं और वो आकर ज्वाइन कर लेते हैं। उनके खिलाफ विभाग ने क्या कार्रवाई की अभी तक पता नहीं है। पिछले दिनों आप देखिए कि कई सारे ऐसे विभागों के मामले आए थे कि बाजार में प्याज के बीज जिस रेट में बिक रहे थे, और आईएफएस अफसरों ने उससे 3 गुना भाव में वो खरीदी की। इसके बाद बिल्कुल। मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ये वन विभाग की हम बात करें तो कई ऐसे पचासों मामले हैं। इंदौर में कोरोना देखिए काल में में वन विभाग छाया की गया है। करोड़ों का काढ़ा काढ़ा घोटाला भी सामने आया था। बिल्कुल, किसी को पता ही नहीं चलता है कि वो कमेटियों ने कहाँ, इन समितियों ने किसने उनकी खरीदी की थी, कहाँ उसका वितरण किया गया। वो मंत्री कह देते हैं ये तो वनोपज समिति है, वनोपज समितियों का काम है काढ़ा बनाकर वितरित करना। उन्होंने सरकारी विभाग को भेजे होंगे। सरकार के पास अपना एक आयुष विभाग है, सरकार के पास अपना एक अलग डिपार्टमेंट है, जिसके माध्यम से कहा गया था कि पहली, दूसरी और तीसरी लहर में उसके माध्यम से काढ़ा लोगों को बंटवाया गया था, फ्री बंटवाया गया था। करोड़ों की बात की गई थी। आप देखिए कि लगातार नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया तीसरी लहर के दौरान भी, कि उन्होंने 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख मास्क फ्री बांटे हैं। वो मास्क कहाँ बांटे, किसको मिले, किसी को पता नहीं है। तो ये जो कागजी कार्रवाई है उसमें अफसर इतने चालाक या इतने सिद्धस्त होते हैं कि वो पता ही नहीं डलने देते। और दूसरी जंगल के मामले आप देखिए, तत्कालीन वन मंत्री उमंग सिंगार का आप देखिए कि जो कि बिल्कुल। या तो अभी वन मंत्री हमने देखा स्पॉट पे जाते नहीं है, वो स्पॉट पर जाकर पूछते हैं तो उनसे कह दिया जाता है कि साहब ये तो आंधी तूफान में गड्ढे भर गए होंगे, या जो पौधे लगाए गए थे यहाँ वो हिरण, खरगोश या और बाकी दूसरा, जानवर इस खा गए महकमे की होंगे। तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है क्योंकि सीधे पब्लिक से नहीं जुड़ा होता है वो, इसलिए वहां पे लगातार अनियमितताएं होती हैं। तो उम्मीद तो यही की जा सकती है कि एक वन विभाग का एक प्रभारी ऐसा आएगा, या जो महिला आईएफएस हैं जो दावेदार हैं कभी वो बनेंगी, जिन तरह की उनकी छवि है, तो शायद तभी जाके सुधार होगा। जो आपने कहा गंगा की सफाई गंगोत्री से ही होगी, तो ऊपर से ही करना पड़ेगी, तो उसका इंतजार करना पड़ेगा लगता है। बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं जंगल का, तो इसीलिए तो कहा जाता है कि एक दो कहावत है ना उससे जुड़ी, कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, या जंगल में मंगल। तो जंगल में मोर भी नचा रहे हैं फॉरेस्ट के अफसर, और जंगल में मंगल भी कर रहे हैं। तो इन सबका समय रहता है, लेकिन उम्मीद है कि इस पर भी कभी गौर किया जाएगा, और जब खुलासा होगा और कार्रवाइयां होंगी, यदि जो मंत्री ने और कहा है खास विजय ब्रजेश शाह जी, ने कि आप इसमें लोकायुक्त भी को दियो, गंभीर है। यदि लोकायुक्त को एक दो मामले भी गए तो शायद मनोज जी कि यहाँ पर भी भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी। और ये मामला इसलिए भी गंभीर है ब्रजेश की, प्रदेश का मुखिया 1 साल से खुद एक पौधा लगा रहे हैं, और अगले साल 1 साल उन्होंने खुद ये कहा है कि 2 पौधे रोप देंगे रोज। हमने देखा वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने करोड़ों की संख्या में एक एक दिन में पौधे इस मध्य प्रदेश में लगाए, और अगर उनके रहते भ्रष्ट अफसर बारिश के इस प्रकार की गोलमाल कर रहे हैं, तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इन अफसरों के हौसले कितने बुलंद हैं। चलिए, बहरहाल अब अगली खबर का रुख करते हैं। अब मध्य प्रदेश के बांधों की सुरक्षा में लापरवाही बरतना इंजीनियरों को महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि बांधों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार एक और केंद्र सरकार का अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू करने जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार राज्य बांध सुरक्षा अधिनियम विधेयक 2022 जल्द लेकर आ रही है। इस अधिनियम के तहत राज्य बांध सुरक्षा संगठन का गठन किया जाएगा। इसमें जल आयोग का भी एक प्रतिनिधि होगा। हर साल केंद्र को बांधों की सुरक्षा की रिपोर्ट भेजना होगी। संगठन की कमान ईएनसी स्तर के अधिकारी के पास होगी। बांधों की सुरक्षा का दायित्व अनुभवी इंजीनियरों के पास होगा। लापरवाही पाए जाने पर इंजीनियरों को 2 साल की सजा और अर्थदंड का प्रावधान भी किया जा रहा है। यह संगठन बांध से संबंधित सभी निर्णय और सिफारिशें करेगा। प्रदेश में 3000 बांध हैं, इनमें 453 बड़े बांध हैं। 25 साल से पुराने बांध 100 हैं, जबकि 50 साल से पुराने 28 बांध हैं। तो इन बांधों को लेकर हम देख रहे हैं मनोज जी कि लगातार बूढ़े बांध हो रहे हैं, रिसाव हो रहा है और गड़बड़ियां भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब एक नया संगठन गठित करने की बात हो रही है। तो इस संगठन को गठित करने के पीछे कहा जा रहा है कि नवंबर 21 में जो केंद्र सरकार ने अधिनियम लागू किया था, हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि किस तरह से केंद्र का एक अधिनियम मध्य प्रदेश में लागू हो रहा है। अब ये दूसरा अधिनियम भी लागू करने जा रहा है, जिसमें जिम्मेदारी तय की जा रही है कि यदि बांधों में गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई संबंधितों पर होगी। बात है कि केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है नल जल योजना, कि हर घर पर नल से पानी पहुंचाना। वो पानी तभी पहुंचाया जा सकता है जब आपके पास बड़े पैमाने पर बांध हो। और मध्य प्रदेश में जो स्थिति है पूरे देश भर में हम देखते हैं कि कई जगह जरा सी बारिश होती है तो जो पुराने बांध है वो टूट जाते हैं, क्योंकि उनका मेंटेनेंस नहीं होता है। मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा बांध हम अगर बात करें मंदसौर जिले का,
तो बारिश होती है, बांध का पानी डैम के 3 फीट ऊपर से निकलने लगता है। इसके बाद से लगातार कहा जा रहा है कि लगभग 60-70 साल पुराना ये बांध हो चुका है, इसकी मेंटेनेंस की जरूरत है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भोपाल की हम बात करें, लेकिन जो जो अधिनियम भोपाल की बनाया जा बात, रहा है उसमें बाकायदा प्रावधान किया जा रहा है कि बांध के आसपास यदि पलायन करना है, उसका दायरा बढ़ाना है, उसकी ऊंचाई बढ़ाना है, उसकी मरम्मत करना है, या जो भी उससे और परियोजनाओं को जोड़ना है, पानी सिंचित पानी की, नल जल की, तो ये तमाम तरह का जो डिसीजन है वो ये जो संगठन का गठन किया जा रहा है वो लेगा और वही सिफारिशें करेगा। पलायन भी कराना है, दायरा भी बढ़ाना है, तो तमाम तरह के। क्योंकि तमाम सारी एजेंसियां हैं। हम देख रहे हैं, अगर सड़क की बात करें तो सड़क के लिए 10-10 एजेंसियां हैं। वृक्षारोपण की हम बात करें, हम भोपाल में जैसे सीपीए था या नगर निगम अपने स्तर पर करता, फॉरेस्ट अपने हिसाब से। एक संगठन बनने के बाद ये जो तकनीकी और दूसरी दिक्कतें हैं कि एक विभाग ने डिजाइन बना दिया, दूसरे विभाग ने पता लगा पानी की पाइपलाइन शिफ्ट नहीं की है, तमाम सारी मंजूरी अटक जाती है। तो एक ही संगठन है, तो पूरी एक लगता है कि डीपीआर बना केंद्रीय दी है। जल आयोग का जो प्रतिनिधि भी रहेगा, अब केंद्र भी निगरानी करेगी और जो सालाना रिपोर्ट बनेगी जो केंद्र को जाएगी, तो उससे हो सकता है व्यवस्थाओं में सुधार हो। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। राज्य की शिवराज सरकार अब गरीबों को एक और सहूलियत देने जा रही है। उन्हें 10 रुपये में भोजन करने दीनदयाल रसोई तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि भोजन खुद चलकर उनके पास पहुंचेगा। सरकार चलित दीनदयाल रसोई शुरू करने जा रही, यानी भोजन 4 पहिया वाहन से खुद जिला अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और श्रमिक स्टैंड सहित उन सभी सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचेगा जहां निर्धन एवं श्रमिक वर्ग के लोग इकट्ठे होते हैं। उन्हें 10 रुपये में मौके पर ही भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बड़े शहरों में 4 से लेकर 3 और छोटे शहरों में 1-1 चलित दीनदयाल रसोई दी जाएगी। अभी प्रदेश के जिला मुख्यालयों और धार्मिक नगरी में दीनदयाल रसोई हैं, लेकिन अब सरकार 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले 18 शहरों में भी स्थायी दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र खोलने की योजना बना रही। इन शहरों में मंडीदीप, आष्टा, गंजवासौदा, सिरोंज, सारणी, इटारसी, पीतमपुर और बीना जैसे शहर शामिल हैं। 18 चलित और 25 नए स्थायी दीनदयाल रसोई केंद्रों के लिए शुरू करने पर 10 करोड़ 75 लाख रुपए का खर्च आएगा, जो नगरीय प्रशासन विभाग उठाएगा। कंट्रोल की दुकानों से 1 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं चावल उपलब्ध कराया जाएगा। ये जिम्मेदारी खाद्य विभाग पर होगी। मनोज जी, योजना बहुत अच्छी है। जो श्रमिक वर्ग होते हैं, जिसको हम पीठे कहते हैं शहरों में, और साथ में सारणी, पीथमपुर और ऐसी जगह भी उन्होंने चिन्हित की गई जहाँ श्रमिक वर्ग ज़्यादा रहता है, वहाँ पे खाना पहुँचेगा। रसोई दीनदयाल रसोई केंद्र खोले जाएंगे नए। इंदौर में सर्वाधिक 4 वाहन होंगे, भोपाल में 3 होंगे, ग्वालियर जबलपुर में 2-2 होंगे और अन्य शहरों में 1-1 वाहन होंगे। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी एक अच्छी योजना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसका लाभ न केवल मजदूरों को, बल्कि हम देखते हैं जैसे भोपाल की बात करें कि जो रेन बसेर उनके बाहर भी व्यवस्था की गई है। तो जो गरीब लोग आते हैं बाहर से अपने परिजनों के इलाज के लिए, कई बार उनको भटकना पड़ता है। ये चलित वाहन जो ऐसी जगह पर खड़े किए जाएंगे, उनको पहुंचाएंगे जहाँ पे उनको लगता है कि बहुत सारी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जिनको सस्ते भोजन की जरूरत है। कई जगह जो योजना चल रही है, देश के बाकी हिस्सों में हम देख रहे हैं कि और खास बात है कि उन्हें भी 10 रुपये में मिलेगा। जो दीनदयाल रसोई केंद्र में जाएंगे उनको भी 10 रुपये में मिलेगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार के पास गेहूं चावल का इतना भंडारण है कि उसके रखने में, उसके रखरखाव में सरकार के पसीने छूट रहे हैं। करोड़ों रुपया उनको साल का किराया देना पड़ रहा है इस अनाज को सहेजने के लिए। कई बार होता है कि बारिश या किन्हीं और कारणों से अनाज खराब हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो सरकार की योजना यही है कि इस अनाज को खराब करने से अच्छा है कि जो स्थानीय नगर निगम है या बाकी जो एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से इस व्यवस्था को किया जाए और सरकार इनके लिए 1 रुपया किलो गेहूं और बाकी चीजें मुहैया कराएगी। हम देख रहे हैं कि रेन बसेरा है, दीनदयाल अंत्योदय ये जो रसोई योजना है, इसमें एक पहल और की गई है कि अगर आपको अपने परिवार के किसी सदस्य का खुद का जन्मदिन मनाना हो या किसी और कारणों से आप चाहें तो 1 दिन के भोजन का खर्चा उठा सकते हैं। तो बड़ी संख्या में लोग हम देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं और उस सेंटर पे जाते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं। तो एक ये लोगों को जोड़ने का माध्यम, और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि गरीब आदमी को उसके मन माफिक भोजन 10 रुपए में भरपेट मिल जाए। सरकार की ये योजना है और जहाँ पे वो मजदूरी के लिए जा रहा है उसी जगह पे मिल जाएगा तो और अच्छा। अच्छी पहल है सरकार की और इससे लोगों को फायदा ही होगा, खासकर गरीब और श्रमिक वर्ग को। पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर कथा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।